हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज आपने राइट डाउन करने हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स इट्स वेट। अगर एक बॉडी है उसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ लेके जाएं हम, तो उसके वेट पे क्या असर पड़ेगा। वैसे तो आप इक्वेटर पे हैं, पोल्स पे हमें ज़्यादा फील नहीं होता हमारा वेट वैसे पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अदर फोर्सेस भी वहाँ पे काम कर रही होती हैं। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, रेडियस जो है उसका, तो वैसे वैसे हमारी बॉडी के वेट पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ये जो वेट है ये हमारा इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि अगर सरफेस पे पूछे तो इसका जो आंसर है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। बट अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर पे इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट ऑफ मास m। कोई प्लैनेट है जिसका मास m है और ए उसकी एरियल वेलोसिटी है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम को किससे शो करते हैं, एल से। एल इज इक्वल टू कितना होगा, आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले आई पता होना चाहिए और ओमेगा पता होना चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आपने सीधा ये याद रखना होता है। और ओमेगा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एरियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। एरियल वेलोसिटी कितना होता है, ए इज इक्वल टू एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, जो कितना हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन टाइम टेकन, जिसे टी से डिनोट करेंगे। ये आपने राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि सीधा कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है एरिया वेलोसिटी का, एंगुलर मोमेंटम का, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये सारे कुछ फार्मूला जो भी लिखे आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई हमें पता है, ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा हम कहाँ से निकाल सकते हैं, आपको पता है टी टाइम पीरियड या टाइम टेकन किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी, 2a अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू एम आर स्क्वायर है। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास, सॉरी ओमेगा की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली, 2a अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटू कितना कर देंगे, 2a अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, और हमारे पास जो आंसर है वो 2ma आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हमने फार्मूलाज लिखे, ये सारे के सारे फार्मूलाज क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर डेंसिटी है जो अर्थ की उसे 4 गुना बढ़ा दें, एंड इट्स रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ वाट इज इट। जो जितना भी रेडियस है और उसको हाफ कर दें, तो जो हमारा वेट है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है वेट जो है हमारी एक कैसी है, चेंजेबल क्वांटिटी है, जो चेंज होती है ना। बट जो मास है वो चेंज नहीं होता है। और वेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, mg से, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास तो अनचेंजेबल है, वो सेम ही रहेगा। तो मतलब वेट किस पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। जिस तरह जी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसी तरह हमारा वेट भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो जो जी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/3 पाई जी आर रो। ये क्यों लिखी हमने जी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने डेंसिटी और रेडियस के बारे में बात की है, तो वही वाला फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ना था। ठीक है, ये तो जी तो कांस्टेंट, ग्रेविटी का कांस्टेंट आ गया, आर हमारे पास रेडियस आ गया, और रो हमारे पास आ गई डेंसिटी। अब यहाँ पे बोला कि डेंसिटी को जो बोला है वो हमने पुट कर देना है। डेंसिटी को बोला कि 4 गुना आपने बढ़ा देना है, तो नई डेंसिटी रो नॉट जिसे हम बोल दें, वो 4 रो बन जाएगी, है ना। और रेडियस को क्या बोला कि जितना रेडियस है उसका हाफ कर देना है,
तो नया रेडियस आर डैश जो है वो कितना बन जाएगा, r/2 बन जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, और इसका रेशो निकाल देंगे जो नया है और जो पुराना है। तो इसका जो नया हमारे पास वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओमेगा, मतलब नया वेट कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी डबल्ड, वो डबल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो फोर्थ का राइट आंसर आ जाएगा हमारा, इट विल बी डबल्ड। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर अर्थ। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो एस्केप वेलोसिटी क्या है और दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो एस्केप वेलोसिटी है जिसे वी ई से डिनोट कर लेते हैं वो आ जाती है √2 gm/r, ठीक है, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ अर्थ एंड एम क्या आ गया, मास ऑफ द अर्थ आ गया। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को वी ओ से डिनोट कर लेंगे जो आ जाएगी √gm/r, ठीक है। तो क्या कर देना है, यहाँ पे रेशो निकाल देना है v/v0। तो इसमें से हमारे पास क्या है, r कैंसिल आउट हो जाएगा, gm कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। अब सेंटर पे जो है वेट बॉडी का वो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, सेंटर पे ज़ीरो होती है, और वेट मास इनटू ग्रेविटी होता है, तो जी की वैल्यू ज़ीरो, तो वेट भी क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे वेट पूछे या ग्रेविटी पूछे, सेम ही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से फिर से एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो एस्केप वेलोसिटी है उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो पीछे हमने किया कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, जिसे हमने क्या बोला, वी ई बोला, वो किसके बराबर होगी, √2 gm/r। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे अर्थ के मास के बारे में बात की, या जो प्लैनेट है उसके मास के बारे में हम बात करते हैं, बट रॉकेट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी ये बात नहीं हुई कि रॉकेट का मास है ना। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द रॉकेट, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अगर पीरियड ऑफ सैटेलाइट की हम बात करें तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है उसे किस तरह से आप डिनोट करते हो, पीरियड ऑफ सैटेलाइट आ जाता है T=2πr/v0। अब v0 की वैल्यू पीछे हमने लिखी √gm/r, जहाँ पे m आ गया मास ऑफ प्लैनेट, r आ गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये टी है या पीरियड ऑफ सैटेलाइट है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो रेडियस है ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट उस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, बट जो मास ऑफ सैटेलाइट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ जाएगा सी। नेक्स्ट है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे होते हैं, जो अर्थ के सराउंडिंग में चक्कर काटते रहते हैं, है ना। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं ये अबाउट पोलर एक्सिस रिवॉल्व करते हैं। पोलर एक्सिस रिवॉल्व करने का मतलब सेम जो भी रोटेशन है अर्थ की एक्सिस की, वेस्ट टू ईस्ट आ जाता है। अगर इस तरह से पूछे तो ये आंसर चूज़ कर लेना है, अबाउट द या सेम रोटेशन है जो अर्थ की, वो भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे बोल ये वाला आंसर दिया है तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं, तो हमने जो राइट है वो ये वाला चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the same total mass, which of the following will have the largest moment of inertia about an axis passing through the center of gravity and perpendicular to the plane of body। अब बोला कि सेम टोटल मास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पहले भी बोला था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपने याद रख लेनी है सारी की सारी वैल्यूज़, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इस केस में जो सबसे ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसका होगा, 4 रॉड्स फॉर्मिंग स्क्वायर ऑफ द साइड 2a। निकालने को निकाल भी सकते हैं, बट इतना लेंथी कैलकुलेशंस याद नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the linear momentum is increased by 50%, the kinetic energy will increase by। अब इसमें आपको थोड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये परसेंटेज में दे देता है तो थोड़ा हमें लेंथी हो जाती है कैलकुलेशन करना। तो लीनियर मोमेंटम अगर 50% से इंक्रीज़ कर देते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी जो है, वैसे तो ऐसे याद रखना हो एक तुक्का लगा के तो ठीक है, 25% और इंक्रीज़ कर देना है उसमें, बट वो डिपेंड करेगा, थोड़ा फार्मूला पे भी डिपेंड करेगी कि वो न्यूमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो चलो एक बार पूरा ही करके बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम के साथ p²/2m, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को 50% से इंक्रीज़ किया है ना, और काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो आपने क्या मान लेना है, एक इनिशियल मान लेनी है, एक फाइनल मान लेनी है। जैसे मान लो कि ये मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k0, तो लीनियर मोमेंटम भी p0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोला 50% से इंक्रीज़ कर रहे हो लीनियर मोमेंटम को, तो नया जो मोमेंटम आ जाएगा, जैसे p से हम डिनोट करेंगे, जो जितना पहले था, ठीक है, उसमें 50% का इंक्रीज़। तो अब 50% है तो अपॉन 100 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये 3/2 p0 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जितना पहले था उसमें 50% का इंक्रीज़ किया। क्लियर। अब नई जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो k = p²/2m आ जाएगी। तो उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3/2 p0 आ जाएगी। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और बाकी p0² ऐसे रहने देते हैं। नया काइनेटिक एनर्जी मतलब k आ गया ये हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है ये किसके, पुरानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसे मैं k0 लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब 9/4 k0 हमारे पास आ गया। तो अब इसमें इंक्रीज़ कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, जितनी नई है और जितनी माइनस पुरानी, अपॉन k0 × 100। ये सारे का सारा हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, निकाल रखी हैं हमने। ये सारी जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 125%। पहले क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने लिखा, फिर पुराना जो लीनियर मोमेंटम है उसे कुछ भी p1 p2 जो भी आपने मानना है वो मान लिया, ठीक है। उसमें इंक्रीज़ कर दिया तो इतना इंक्रीज़ आ गया, मतलब परसेंटेज से आपको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर नई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जिसे k2 भी मान सकते हो, उसमें पुट कर दिया। फिर नया जो है, अब क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ गई है k की, बट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर से परसेंटेज का फार्मूला लगा के वो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए लेंथी हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज सिटिंग ऑन ए रोटेटिंग टेबल with his arms stretched outward when he suddenly folds his arms inside them। एक मैन है वो रोटेटिंग टेबल पे बैठा है स्ट्रेच करके अपनी आर्म्स को, और सडनली जो फोल्ड कर देता है तो क्या होगा, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका वो डिक्रीज़ करता है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। याद रखना है एंगुलर, वैसे यहाँ पे तो हमारा आंसर ये आ गया, बट एंगुलर वेलोसिटी वाले में इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उस सर्कुलर डिस्क का, ये भी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ये आ जाएगा mr²/4, ठीक है। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का पूछा है अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये आ जाएगा mr²/4। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। तो जो भी फार्मूला है वो ज़रूर आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता है और आपको तभी फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।